हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो अगेन आप लोगों के लिए एनसीएल जो आपके स्टाफ नर्स की वैकेंसी जो आई हुई है उसी के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर का पेपर जो है वो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर जो भी ओबीजी का आपका पोर्शन आया हुआ था वो क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करवाऊंगी। बाकी के जो हर सब्जेक्ट के अलग जो सर हैं, टीचर हैं, वो आपको जो है उनके हिसाब से जो है वो सॉल्व करवाएंगे जो क्वेश्चन आए हुए थे सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो ओबीजी के जो भी एमसीक्यू यहाँ पे आए हुए थे एनसीएल स्टाफ नर्स के लिए जो यूजफुल रहेंगे आपके, क्योंकि प्रीवियस ईयर का पेपर यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपको केयरफुली इसे पढ़ना है और आंसर करना है। क्या राइट आंसर रहेगा? तो फर्स्ट है, विच कंडीशन कैन अकर इफ अ RH नेगेटिव मदर carries a RH positive fetus? Hemolytic disease of newborn, placenta previa condition, congenital heart malformation या liver infection? आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पे आपका रहेगा। चलिए सभी आंसर करेंगे। बहुत अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके सामने आ चुका है, तो आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा। सभी आंसर करेंगे। चलिए तो देखिए यहाँ पे विच कंडीशन कैन अकर इफ RH नेगेटिव, यानी कि मदर का ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव है। ठीक है, कैरीज RH पॉजिटिव फीटस, यानी कि मदर जो है उसका फीटस जो है वो कैसा है, RH पॉजिटिव है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो मैटरनल एंटीबॉडी होती है, ठीक है, मैटरनल मदर की जो एंटीबॉडी, इस कंडीशन में मैटरनल एंटीबॉडी जो होता है, ठीक है, ये क्या करती है, किल फीटस आरबीसी। ठीक है, आरबीसी को किल करती हैं, जो कि कुछ हद तक बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग बन जाता है। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, और इसके चलते ही बच्चे में या तो एनीमिया होगा या फिर जॉइंटिस हो सकता है, और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है ये, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये कंडीशन होती है, क्योंकि 100% में से हम लोग मान ले कि 20 या 30 से 35% वुमेन्स के अंदर ये चीज होती है कि मदर जो है वो नेगेटिव है, RH नेगेटिव है, और बेबी जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, मोस्टली सेकेंड बेबी में ये चांसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि रोगाम एक इंजेक्शन आता है जिसको दिया जाता है प्रेग्नेंट लेडी को, रोगाम करके इंजेक्शन आता है। ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी को ये दिया जाता है। प्रेगनेंसी जब भी होती है, अगर मदर नेगेटिव है, भले ही इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट परफॉर्म करते हैं बच्चे का जो है ब्लड ग्रुप जानने के लिए। ठीक है, तो अगर इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट में भले ही बच्चा नेगेटिव आए, पहला बच्चा, ठीक है, फिर भी सेकेंड ट्राइमेस्टर के आसपास जो होता है वो पहला डोज लगाया जाता है। कब लगाते हैं? सेकेंड ट्राइमेस्टर के आसपास। उसके बाद में आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी विद इन 72 आवर्स, 72 घंटे के अंदर अंदर इसका दूसरा डोज भी लगाया जाता है। लगभग 300 मिलीग्राम इसको लगाया जाता है, ताकि ये इसीलिए लगाया जाता है ताकि फर्दर जब सेकेंड बेबी हो, तब अगर मदर जो है वो नेगेटिव है, बच्चा अगर पॉजिटिव, फीटस पॉजिटिव है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, मैटरनल जो एंटीबॉडी है वो फीटल आरबीसी के अगेंस्ट काम ना करे, क्योंकि ये फिर हीमोलाइटिक डिजीज कंडीशन हो जाएगी जो कि बहुत ही ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग होती है। इसीलिए ये डोज जो होता है फर्स्ट प्रेगनेंसी में लगाया जाता है ताकि सेकेंड में कोई दिक्कत ना आए। क्लियर है? तो ये कंडीशन यहाँ पे देखी जाती है। प्लस अब एक और क्वेश्चन आता है कि अगर कोई मदर जो है वो RH नेगेटिव है, ठीक है, और उसका अगर एबॉर्शन हो जाता है, तो क्या ये रोगाम जो इंजेक्शन है वो लगाते हैं? बिल्कुल लगाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है इसको, और इस रोगाम का डोज कितना देते हैं? तो लगभग 50 mg जो है वो डोज यहाँ पे लगाया जाता है इन द केस ऑफ एबॉर्शन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे ए करेक्ट आंसर रहेगा, बाकी प्लेसेंटा प्रीविया नहीं रहेगा, कंजेनिटल हार्ट माल फंक्शन नहीं रहेगा, और लीवर इंफेक्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, द फर्गुसन रिफ्लेक्स इज
ट्रिगर्ड बाय यूट्राइन रिलैक्सेशन, वजाइनल स्ट्रेचिंग बाय द प्रेजेंटिंग पार्ट, प्लेसेंटल रिलीज या मैटरनल एंजाइटी। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। क्लास को शेयर करना है और साथ में आंसर भी करना है। चलिए आंसर करिएगा। फर्गुसन रिफ्लेक्स इज ट्रिगर्ड बाय, तो फर्गुसन रिफ्लेक्स जो होता है ये लेबर के टाइम पे होता है। लेबर के टाइम पे जब सर्विक्स जो रहता है वो स्ट्रेच होता है, ठीक है, सर्विक्स स्ट्रेच होता है। जैसे ही सर्विक्स स्ट्रेच होता है तो ये ट्रिगर पॉइंट होता है, ये ऑक्सीटोसिन को रिलीज करवाता है जो प्रोजेस्टेरोन को हेल्प करता है चाइल्ड बर्थ में, ठीक है। तो ये एक दूसरे के कोरिलेट होके काम करते हैं, तो वही चीज है यहाँ पे वजाइनल स्ट्रेचिंग बाय प्रेजेंटिंग पार्ट, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट है ए वुमन डेवलप ब्रेस्ट पेन एंड फीवर 10 days postpartum, her baby has thrush, which complication should be suspected? बैक्टीरियल mastitis, कैंडिडल mastitis, गैलेक्टोसिल या फिर ब्रेस्ट एप्सिस। आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा एवरीवन, सभी आंसर करिए, क्या करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा। चलिए आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। तो देखिए वुमन है, उसमें ब्रेस्ट पेन फीवर है 10 days से पोस्टमार्टम आफ्टर डिलीवरी, और बेबी हैज थ्रश यानी कि कैंडिडा इंफेक्शन है। किसका इंफेक्शन है? कैंडिडियासिस इंफेक्शन है, और ये इंफेक्शन पोस्टमार्टम में होता है जिसकी वजह से ब्रेस्ट पेन होता है, और फीवर ऑल्सो इन्फेक्शन का एक रीजन होता है। ब्रेस्ट फीडिंग में ये ज्यादा देखने को मिलता है। और ये कौन सा इन्फेक्शन होता है, तो याद रखिएगा कैंडिडियासिस का इन्फेक्शन जो होता है उसी को हम ये चीज बोलते हैं। तो यहाँ पे कैंडिडियल मेस्टाइटिस उसको बोलेंगे जिसमें ब्रेस्ट पेन वगैरह होता है। बाकी बैक्टीरियल मेस्टाइटिस, गैलेक्टोसील वगैरह नहीं होगा, बैक्टीरियल एब्सिस वगैरह नहीं। नेक्स्ट है ए पोस्टमार्टम वुमन इज प्रिस्क्राइब्ड ब्रोमोक्रिप्टिन फॉर लैक्टेशन सप्रेशन, which adverse effects should the nurse monitor for? ब्रेडिकार्डिया, इंक्रीज एपेटाइट, हाइपोटेंशन या हाइपरटेंशन। चलिए आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर रहेगा। क्लास को एक बार सभी बच्चे शेयर करेंगे और साथ में आपको आंसर भी करना है। चलिए आंसर करेंगे, पूछा गया है पोस्टपार्टम वुमन है, ब्रोमोक्रिप्टिन उसको प्रिस्क्राइब की गई है फॉर लैक्टेशन के लिए, लैक्टेशन को सप्रेस करने के लिए। कोई भी रीजन हो सकता है सप्रेस होने का, कोई एड्स वाली वुमन है या फिर ऐसी कंडीशन है जिसमें बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकते हैं, तो ब्रोमोक्रिप्टिन जो कि मिल्क को सप्रेस करता है। विच एडवर्स इफेक्ट शुड द नर्स मॉनिटर फॉर? तो देखिए ब्रोमोक्रिप्टिन जो ड्रग है मिल्क सप्रेशन में इसका यूज किया जाता है, और इसका कॉमन साइड इफेक्ट होता है कि ये हाइपोटेंशन करती है। क्या करती है? हाइपोटेंशन करती है, स्पेशली स्टैंडिंग पोजीशन। याद रखना, स्टैंडिंग पोजीशन में हाइपोटेंशन करती है, और इसी के लिए बीपी ब्लड प्रेशर को चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सी करेक्ट आंसर रहेगा, ये इसका कॉमन साइड इफेक्ट है। क्लियर है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन मैं पहले भी बता चुकी हूं, अभी भी देर नहीं हुई है। एनसीएल स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोर्स अवेलेबल है, ऑफर प्राइस में है, प्लस 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में आपको मिलेगा। कंप्लीट एनसीएल के सिलेबस के पैटर्न पे ही बनाया गया है, जिसमें आपका 70% जो है आपको पता है नर्सिंग का आएगा, एंड 30% जो आएगा आपका नॉन नर्सिंग आने वाला है। ठीक है, तो उसी पैटर्न के बेस पे ये जो बनाया गया है, तो अपने आप को अभी एनरोल कर सकते हैं। प्लस 20 टेस्ट, 20 टेस्ट जब आप दोगे, ठीक है, तो आपकी कितनी तैयारी आगे बढ़ जाएगी आप खुद को पता नहीं चलेगा आपको। ठीक है, तो 20 टेस्ट दोगे, उसका एनालिसिस करोगे, उसका रैशनल देखोगे चारों के चारों ऑप्शन का, तो ये आपके लिए आपकी तैयारी को और भी ज्यादा बूस्टअप मिलेगा।
ठीक है, तो बहुत अच्छा शानदार टाइम है आपके पास में, तैयारी कर लो। और ये 20 टेस्ट आपको देने हैं और मिलेंगे कहां पे, ओनली ऑन किरोशा एकेडमी की ऐप पर। चलिए नेक्स्ट है, ट्यूबल रप्चर इज वन ऑफ द मोड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ ट्यूबल प्रेगनेंसी। द यूजुअल टाइम ऑफ इस्थमिक रप्चर इज 8 to 12 वीक, 6 to 8 वीक, 12 to 16 वीक या फिर 16 to 20 वीक। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। क्लास को एक बारी आप सभी बच्चे शेयर जरूर करें और साथ में आपको आंसर्स भी करना है। चलिए चलिए आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर रहेगा। देखिए पूछा गया है, ट्यूबल रप्चर इज वन ऑफ द मोड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ ट्यूबल प्रेगनेंसी या एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है मोस्टली ट्यूब में होती है, ठीक है। और आपको पता है ये यूट्रस वाला पार्ट होता है, ये होती है फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब का स्टार्टिंग पार्ट इंटरस्टिशियल होता है, उसके बाद में ये पार्ट जो सबसे लंबा होता है उसको हम बोलते हैं एम्पुला पार्ट। मोस्ट कॉमन जगह जहां पे ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है, लेकिन लीस्ट सर्वाइवल, ठीक है। लेकिन इसके बीच में एक छोटा सा पोर्शन और भी होता है जिसको हम बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं। और आप ही बताओ कि इस छोटे से इस्थमस वाले पार्ट में अगर प्रेगनेंसी, ट्यूबल प्रेगनेंसी रहती है तो क्या वो कंटिन्यूएशन ज्यादा देर तक हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जगह कम है और फिटस को ग्रो करने के लिए जगह चाहिए। प्लस यहाँ पे ब्लड सप्लाई भी इतनी नहीं होती जितना यूट्रस के पास या यूट्रस में होती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लीस्ट सर्वाइवल भी होता है इस्थमस के अंदर, इसलिए इस्थमिक रप्चर होता है लगभग 6 to 8 वीक में, और ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या अर्ली प्रेगनेंसी में ही हो जाता है, अर्ली प्रेगनेंसी में, ठीक है। टाइमिंग 6 to 8 वीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फूड कंपोनेंट विद देयर कॉरस्पॉन्ड टेस्ट मेथड फॉर ऑब्जर्वेशन। स्टार्च है, प्रोटीन है, फैट है। अब यहाँ पे अलग लिस्ट दे रखी है, ग्रेसी वैन क्रस्ट, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा या आयोडीन सॉल्यूशन। ये आपके आंसर हैं, आपको आंसर करना है इसको मैच करके। चलिए वेरी इजी, आंसर करिए क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। आई होप आपके लिए इजी ही होगा। चलिए आंसर करिए। बायोलॉजी के स्टैंडर्ड फूड टेस्ट हैं ये, ठीक है। इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे स्टार्च जो है, ठीक है, स्टार्च जो है वो आयोडीन के साथ जब मिलता है और तो ब्लू और ब्लैक कलर का ये क्या करता है, ब्लू एंड ब्लैक कलर देता है। इसीलिए यहाँ पे स्टार्च होगा हमारा क्या, आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट प्रोटीन जो होता है वो ग्रीसी एंड सॉरी, प्रोटीन जो रहेगा यहाँ पे बी का आंसर होगा कॉपर सल्फेट ऑन कॉस्टिक सोडा। फेट जो रहेगा वो ग्रीसी होता है, वैन क्रस्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, डी इज द करेक्ट आंसर, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ए न्यू बॉर्न प्रेजेंट विथ विजिबल डिस्टेंडेड एब्डोमेन एंड फेलियर टू पास मेकोनियम within the first 48 hours. Which congenital malformation should the nurse suspect and prioritize in her initial assessment? Tracheoesophageal fistula, cleft lip, diaphragmatic hernia या हर्कस स्प्रंग डिजीज। चलिए आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर रहेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, हर बार हर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। मैंने जितने भी एग्जाम्स देखे हैं उसमें सभी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। चलिए अब आप आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर रहेगा। यस तो देखिए ये एक ऐसी डिजीज है जिससे हर बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना। तो देखिए न्यूबॉर्न है, नॉर्मली न्यूबॉर्न विद इन 24 आवर, कोई भी न्यूबॉर्न होता है तो विद इन 24 आवर्स के अंदर क्या हो जाता है, विद इन 24 आवर जो है वो यहाँ पे मेकोनियम पास कर देता है।
लेकिन ऐसी कंडीशन जिसमें बच्चा 48 आवर्स तक भी, ठीक है, 48 आवर्स तक भी अगर मेकॉनियम पास नहीं करता है तो ये एक डिजीज कंडीशन को बताता है। कौन सी डिजीज कंडीशन होती है जिसमें होता क्या है ये मैं बता दूं। मैं यहाँ पे जो फोटो बना रही हूँ वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन का बना रही हूँ, क्योंकि ये डिजीज जो है वो भी आपके लार्ज इंटेस्टाइन की ही होती है, यानी कि बच्चे की कह लो या फिर सब में सेम ही होता है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि ये वाला असेंडिंग कॉलन हो गया, ट्रांसवर्स कॉलन हो गया, ये डिसेंडिंग कॉलन हो गया, ठीक है। तो डिसेंडिंग कॉलन वाली जो सिचुएशन होती है, डिसेंडिंग कॉलन, ठीक है ना, फिर यहाँ पे सिग्मोइड कॉलन होता है। तो जैसे ही डिसेंडिंग कॉलन स्टार्ट होता है वहां पे क्या होता है, यहां तक तो अब गैंग्लियन, आप सभी को पता है नर्व फाइबर हमारी पूरी बॉडी में होते हैं, तभी सेंसेशन ब्रेन तक जाता है और ब्रेन से फिर रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसी सिचुएशन होती है कि ऐसा छोटा सा पार्ट जहां पे बिल्कुल एब्सेंट होते हैं, क्या एब्सेंट होते हैं, गैंग्लियोनिक नर्व सेल। जो गैंग्लियोनिक सेल होती है वो एब्सेंट होती है किस जगह पे, इस पार्ट में। अब गैंग्लियोनिक नर्व सेल एब्सेंट रहेंगी तो वहां पे कोई सेंसेशन रहेगा नहीं रहेगा, इस वजह से बच्चा खाएगा, दूध पिएगा, है ना, ब्रेस्ट मिल्क वगैरह लेता है, तो ऐसे में बच्चे का क्या होता है, फीडिंग तो वो करता है लेकिन वो फीडिंग फिर स्टूल के फॉर्म में बाहर कैसे आएगा, क्योंकि यहां तक तो सेल काम कर रही है, इधर भी काम कर रही है, लेकिन यहां पे सेल काम नहीं कर रही है, जिस वजह से क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या होता है, यहां से आगे नहीं आ पाता है, तो यहां पे इकट्ठा हो जाता है। तो इस वजह से यहां पे क्या होता है, इस जगह पे जो रहेगा वो स्वेलिंग आ जाएगी, वो पार्ट बड़ा हो जाएगा, धीरे धीरे स्ट्रेच होगा तो बड़ा हो जाएगा, और वो बड़ा होता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मेगा कॉलोन। क्या बोलते हैं, मेगा कॉलोन। मेगा कॉलोन, मेगा मतलब बड़ा, कॉलोन मतलब कि इंटेस्टाइन, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं है, अब क्या होता है, लंबे टाइम तक ये चीज देखने को मिलती है कि बच्चा स्टूल पास नहीं कर रहा है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि यहाँ पे ये एक प्रेशर जब लगता है कभी कभी, ठीक है, प्रेशर की वजह से हल्का सा स्टूल बाहर निकलता है, ठीक है। और ये हल्का सा स्टूल जो बाहर निकलता है वो भी कैसा निकलता है, तो रिबन लाइक स्टूल निकलता है। कैसा स्टूल निकलता है, रिबन लाइक स्टूल, रिबन लाइक स्टूल। ये इंपॉर्टेंट साइन है हर्कस स्प्रंग डिजीज का या फिर कंजेनाइटल मेगा कॉलोन का। हर्कस स्प्रंग डिजीज का ही दूसरा नाम होता है कंजेनाइटल ए गैंग्लियोनिक मेगा कॉलोन, ठीक है ना। तो इसी का दूसरा नाम होता है कंजेनाइटल ए गैंग्लियोनिक मेगा कॉलोन, जिसमें गैंग्लियोनिक सेल जो होती है वो एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से बच्चा अनेबल टू पास स्टूल एट द टाइम ऑफ 48 आवर्स आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। तो ये सस्पेक्टेड हो सकता है, उसके बाद यूएसजी करते हैं तो पता चलता है इसका कंफर्मेशन, ठीक है। बाकी ये सस्पेक्टेड होता है कि बच्चा अगर 48 आवर्स तक भी स्टूल पास नहीं करता है, ठीक है, तो ये सिचुएशन यहाँ पे बनती है। दूसरी चीज, फीमेल में ये ज्यादा, फीमेल बेबी होता है उसमें ज्यादा देखने को मिलता है ये कंडीशन, ठीक है ना, मोस्टली। तो ये आपको याद रखना है, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें करते कुछ नहीं है, बाद में क्या करते हैं, एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, सर्जरी परफॉर्म करते हैं। सर्जरी परफॉर्म करने करके क्या करते हैं, बच्चे को ओरली स्टॉप कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में थोड़े टाइम तक रेस्ट लेते हैं, यानी कि ओरली बंद कर देते हैं, ताकि क्या होगा, धीरे धीरे ये जो कॉलोन वाला पार्ट है इसको थोड़ा इसमें जो मेगा कॉलोन या फिर जो एक गैंग्लियोनिक वाला पार्ट है उस पार्ट को सर्जरी के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है और इस पार्ट को अटैच कर देते हैं, ठीक है, ताकि यही सर्जरी होती है यहाँ पे इस सिचुएशन में। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मेजरिंग हेड सर्कम्फरेंस। हेड सर्कम्फरेंस के लिए कौन सा इनकरेक्ट है यहाँ पे, इट इज मेजर्ड विद द नॉन स्ट्रेचेबल टैप,
head circumference is a reflection of brain growth. It is measured slightly below the eyebrow and pinna of the ear. It is measured at the greatest fronto-occipital circumference. आंसर करेंगे क्या राइट आंसर रहेगा? क्लास को शेयर करना है डियर, और साथ में आपको आंसर्स भी करना है. चलिए सभी आंसर करेंगे, क्लास को शेयर करना है और आंसर भी करना है फटाफट से. ठीक है, और एनसीएल की तैयारी मैं बार बार बोल रही हूं, शुरू कर दीजिए, क्योंकि एंड टाइम का जब आप वेट करोगे सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा. तैयारी करनी है तो दिल से करनी है. याद रखिएगा, अगर आप एंड टाइम का वेट कर रहे हो कि करते हैं, ऐसा नहीं करना है. किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए कम से कम 5 to 6 मंथ लगता ही है. ठीक है, वो भी डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ में. ठीक है, चलिए आंसर करेंगे. तो देखिए यहाँ पे हेड सरकमफरेंस जो होता है उसके रिगार्डिंग क्या इनकरेक्ट यहाँ पे सेंटेंस बताया गया है, ये पूछा गया है. तो आप लोग आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा सभी. चलिए तो देखिए सारे ऑप्शन देखते हैं. इट इज मेजर्ड नॉन्स, बिल्कुल राइट बात है. हेड सर्कमफरेंस इज रिफ्लेक्शन ऑफ ब्रेन ग्रोथ, बिल्कुल लार्जेस्ट सर्कमफरेंस, लार्जेस्ट एरिया से इसको लिया जाता है ताकि ब्रेन ग्रोथ को भी ये शो करता है. नेक्स्ट है इट इज मेजर्ड एट द ग्रेटेस्ट फ्रंटो ऑक्सीपिटल सर्कमफरेंस, बिल्कुल लार्जेस्ट एरिया से लेते हैं जो कि फ्रंटो ऑक्सीपिटल सर्कमफरेंस लार्जेस्ट एरिया. नेक्स्ट है इट इज मेजर्ड स्लाइटली बिलो, नहीं अबोव, अबोव द आईब्रो एंड पिन्ना ऑफ द ईयर. तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत बोला गया है, क्योंकि बिलो नहीं होता है, अबोव होता है. याद रखिएगा. आगे बढ़ने से पहले एनसीएल का क्रैश कोर्स अवेलेबल है किरोश एकेडमी की ऐप पर. जाइए, एमसीक्यू पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए. हम तो आपको करवाएंगे ही, लेकिन अपनी तरफ से भी थोड़ा ऐड करोगे, थोड़ा कोशिश करोगे तो और ज्यादा पढ़ पाओगे. प्लस 20 टेस्ट, आप यकीन मानिए जब 20 टेस्ट आपको रोज नहीं देना है. ठीक है, टेस्ट डिसाइड कर लीजिए कि मुझे इस दिन टेस्ट देना है, कंप्लीट उसका एनालिसिस करना है. एनालिसिस देखिए, सिर्फ टेस्ट देना मतलब आपने दे दिया और बात खत्म, ऐसे नहीं होता है. टेस्ट आप जब दे रहे हैं तो उसको टाइम दीजिए, पूरा टाइम जितना आप एग्जाम में देने वाले हैं, क्योंकि एनसीएल के पैटर्न पे ही बनी टेस्ट सीरीज है. दूसरी चीज, उसके बाद में हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस जरूर करें कि इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपका गलत हुआ है तो क्यों गलत हुआ है, इसका सही रैशनल क्या है, ताकि आगे फ्यूचर में वो क्वेश्चन आपका गलत ना हो. ये आपको मेक श्योर करके चलना है. तो अभी अपने आप को एनरोल कर लीजिए, देर किस बात की है, और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए. नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर रेट्रोस्पेक्टिव इंक्वायरीज अबाउट द नेचर एंड क्वांटिटी ऑफ फूड eaten during the previous 24 to 48 hours to assess the nutritional status mode. Oral cautionary method, weightment of cooked food, laboratory examination या weightment of raw food. चलिए आंसर करिए, क्या राइट आंसर रहेगा. सभी आंसर करिएगा, सभी आंसर करिएगा. बहुत ही बेसिक, थोड़ा न्यूट्रिशनल टाइप का क्वेश्चन है, तो आप आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा. चलिए आंसर करेंगे सभी, क्या करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका रहने वाला है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर रेट्रोस्पेक्टिव इंक्वायरी अबाउट द नेचर एंड क्वांटिटी ऑफ फूड ईटन ड्यूरिंग द प्रीवियस 24 to 48 आवर्स टू असेस द न्यूट्रिशनल स्टेटस इज ओरल क्वेश्चनरी मेथड. यानी कि ओरली आपको पूछना है, ये बेटर आपको बता पाएगा. नेक्स्ट है विच अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग इज मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ अ मोलार प्रेगनेंसी इन अर्ली गेस्टेशन. लीवर लाइव
इंट्रायूट्राइन फीटस, नो स्ट्रॉम अपीयरेंस, सिंपल ओवेरियन सिस्ट या डबल डेसिडुअल सेक साइन। चलिए आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर रहेगा? क्लास को शेयर करना है और साथ में आंसर भी करना है एवरीवन। चलिए यस, मोलार प्रेगनेंसी के बारे में पूछा गया है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से होता है मोस्टली, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से मोलार प्रेगनेंसी जो है होती है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। हाइडेटिफॉर्म मोल भी उसको बोलते हैं हम लोग। और इसके अंदर जब आप यूएसजी वगैरह करते हैं तो उसमें स्ट्रोम अपीयरेंस, ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर, सेक बने हुए हैं वैसा दिखाई देता है। अबॉर्शन के अलावा और कोई चांस नहीं होता, प्रेगनेंसी कंटिन्यूएशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। और हाइडेटिफॉर्म मोल या मोलार प्रेगनेंसी जिस भी लेडी में होता है उसको 1 ईयर तक प्रेगनेंसी कंसीव करने से बचना चाहिए, बिकॉज दोबारा होने के री अकरेंस के चांसेस यहाँ पे ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? स्नो स्ट्रॉम अपीयरेंस टिपिकली आपको मोलार प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगा। ठीक है, सो एनसीएल के जो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, टारगेट है आपका एनसीएल की प्रिपरेशन का या एनसीएल का फर्दर जो भी एग्जाम है स्टाफ नर्स का उसको क्रैक करने का। तो अभी हमारा एमसीक्यू क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कीजिए, प्लस टेस्ट सीरीज भी आप दीजिए। बाकी कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपकी हेल्प जरूर करेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। और हाँ, टारगेट आपका सेट है, माइंड में आपको करना है, तो बस लग जाइए इस काम पे। सिलेक्शन दूर नहीं है, लेकिन पेशेंस और कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी सक्सेस। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।